सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा हुआ एक गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ ये कहां पर छोड़ा गया है? तो सही उत्तर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये कहां पर है? असम में है। तो अभी भारत ने पहली बार गांगेज सॉफ्ट शेल टर्टल यानी कि गंगा सॉफ्ट शेल कछुए पर सैटेलाइट टैग लगाया और उसे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ दिया। ऐसा करने का उद्देश्य है इस दुर्लभ कछुए की हर गतिविधि पर नजर रखना ताकि उसे बचाया जा सके। ये जो गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ होता है ना, ये मीठे पानी का कछुआ है जो नदियों में, झीलों में और तालाबों में रहता है। इसकी खास पहचान इसके सिर पर बने तीर जैसे निशान है। ये कछुआ बड़ा होता है और बहुत सालों तक जीवित रह सकता है। हालांकि ये भारत में कई जगह पे मिलता है, फिर भी इसकी संख्या लगातार कम हो रही है, इसीलिए इसे संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड माना जाता है। अब बात करें सैटेलाइट टैग क्या होता है, तो वैज्ञानिक कछुए के शरीर पर एक छोटा ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं। ये डिवाइस सैटेलाइट की मदद से जानकारी भेजता रहता है कि भैया कछुआ कहाँ जा रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, किस जगह को ज्यादा पसंद कर रहा है या कि कहाँ पे ज्यादा समय बिता रहा है, कहाँ पे अंडे देता है। और अगर बात करें ऐसा करने से होगा क्या, मतलब इन चीजों से हमें क्या फायदा मिलेगा, जब ये सारी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को मिलेगी तो हमारे वैज्ञानिक समझ पाएंगे कि कछुए को कौन सी जगह सबसे सुरक्षित लगती है, उसका असली आवास कौन सा है, किन इलाकों में संरक्षण की जरूरत है, प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग वाली जगहों को कैसे बचाया जाए। यानी कि अब कछुए की लोकेशन और लाइफ स्टाइल पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। अच्छा, इस कछुए का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम भी होता है, वैज्ञानिक नाम भी होता है, क्या होता है? निल्सोनिया गांगेटिका। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यही था। प्रश्न ध्यान रखना, भारत का पहला सैटेलाइट टैग लगा हुआ ये गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ है, इसको अभी कहां पर छोड़ दिया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन के द्वारा भी शुरू किया गया इसे? तो आंसर होगा एनएचएआई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एनएचएआई ने भी सक्षम परियोजना को शुरू किया है। मतलब इनका कहना है कि जब सरकार हाईवे बनाती है तो उसके आसपास के गांव के लोगों का भी विकास होना चाहिए, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ इस योजना को इन्होंने शुरू किया है। तो क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना में वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, नई स्किल्स सिखाई जाएंगी, उनको नौकरी ढूंढने में मदद की जाएगी और आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। कौन चला रहा है ये योजना? एनएचएआई और वर्टिस फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर के इस योजना को चला रहे हैं। योजना का नाम याद रखना, सक्षम परियोजना है। अब एनएचएआई की अगर हम बात करते हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना होती 1988 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। इसी ने, आपको याद होगा, कुछ समय पहले प्रोजेक्ट आरोहण भी शुरू किया था, टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा में मदद करने के लिए। और एनएचएआई ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम भी शुरू किया था। कहां पर? गुजरात में। गुजरात में नेशनल हाईवे 48 पर। और अब आप मुझे बताओ, इसी तरह का अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, भारत का दूसरा मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम अभी कहां पर शुरू किया गया? उसके अलावा एनएचएआई ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया था। इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर। और एनएचएआई ने ही भारत का पहला बी कॉरिडोर इनिशिएटिव भी शुरू किया मधुमक्खियों के लिए। एनएचएआई ने इसरो के सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स भी लॉन्च किया था। और एनएचएआई ने आरोग्य वन पहल भी शुरू की है। इस योजना में हाईवे के किनारे औषधीय पौधे और पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि ऐसे पेड़ जो दवाइयों में काम आते हैं। ठीक है, और आज हमने क्या पढ़ा? एनएचएआई ने क्या शुरू किया? प्रोजेक्ट सक्षम शुरू किया है, ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अभी सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को। तो सिंपल याद रखेंगे, सिंपल सा अपॉइंटमेंट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अभी नए सीएमडी बन गए अशोक कुमार पांडा, और इन्होंने किनका स्थान लिया? कृष्ण कुमार सिंह का स्थान लिया है। अब यहाँ पे नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन सेल की बात कर लें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है 1954 में। पहले से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते थे। ये प्रश्न एक बार आ भी चुका है एग्जाम में। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी है, महारत्न कंपनी है, याद रखना। वैसे अभी टोटल महारत्न कंपनियां कितनी है? 14 है। 14वें नंबर की बनी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और वैसे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कृष्ण कुमार सिंह अभी तक इसके सीएमडी थे, लेकिन अब नए बन गए हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। और याद रखना ये पॉइंट कि सेल ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर शुरू किया था? तो आंसर होगा दुबई में। अब ये सारे नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है, 20-22 नियुक्तियां हम रिवाइज करेंगे, ध्यान से सुनना। अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष बने शशि शेखर वेम्पाती। फिक्की के नए महासचिव अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयुक्त हम रिवाइज करेंगे, ध्यान से सुनना।
अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष बने शशि शेखर वेम्पाती। फिक्की के नए महासचिव अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, कार्यकाल बढ़ा दिया इनका। भारत का नया नौसेना प्रमुख बनाया गया कृष्ण स्वामीनाथन को, इस महीने के एंड में बन जाएंगे ये। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने। और भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी नए बन जाएंगे, एन एस राजा सुब्रमण्य तीसरे नंबर के होंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय बन गए, इनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखना, तमिलगा वेट्री कजिकम। केरल के नए मुख्यमंत्री वी डी सतीशन बने। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 2026-27 के लिए नए अध्यक्ष आर मुकुंदन बने। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया सहदेव यादव को। सीबीआई के नए निदेशक नहीं, मतलब वही है डायरेक्टर तो प्रवीण सूद, मतलब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया अभी। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी रविंद्र कुमार अग्रवाल। चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष रमेश कुमार जुनेजा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष ए के बाला सुब्रमण्यम। नितिन नवीन पटना बिहार से हैं, बीजेपी के भी सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, नंबर में बोलोगे तो 12वें नंबर के। नीति आयोग के नए सीईओ ये बनी है नीति छिब्बर, एडिशनल चार्ज मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार। और इस बार 18वीं ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है भारत, और इसमें भारत के शेरपा बनाए गए सुधाकर दलेला। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद बनी है मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन बनी। आत्मा के नए अध्यक्ष अरुण मामेन बने। आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। और मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह बने। ठीक है, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस ये कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 मई को। तो याद रखेंगे, हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है लोगों को ये बताना कि भैया मोबाइल, इंटरनेट और संचार तकनीक समाज और विकास के लिए कितनी जरूरी है। थीम की भी बात करें, थीम क्या है? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, मतलब ऐसी नई डिजिटल तकनीकें जो देश और समाज के विकास में मदद करें। और ये दिवस हम 17 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 17 मई 1865 को 1865 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना होती है, और उसी की याद में 1969 से हर साल 17 मई को ये दिवस मनाते आ रहे हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो इसका मुख्यालय भी याद रख लेना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब 17 दिवस को एक और दिवस होता है, 17 मई को एक और दिवस होता है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और इसकी क्या थीम है? कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। तो 17 मई के ये 2 दिवस हैं, दोनों ध्यान में रखना है। बाकी मई के एक बार फिर से सारे दिवस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। चलो देखो फिर, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लिबर डे, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि मई के पहले ट्यूसडे को होता है, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी था। ठीक है, तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सीटीबीसी बैंक ने अभी गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार अपनी एक ब्रांच खोली है। कहाँ का बैंक है ये? तो सही उत्तर होगा ताइवान का बैंक है ये। तो ताइवान का बैंक है ये सीटीबीसी बैंक, और इसने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपनी पहली ब्रांच खोली, मतलब भारत में पहली। तो गिफ्ट सिटी में आने वाला ये पहला ताइवान का बैंक है, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये भारत का एक विशेष अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है जहां पे विदेशी बैंक, निवेश कंपनियां, बीमा कंपनियां और वैश्विक वित्तीय संस्थान काम करते हैं, और भारत सरकार इसे भारत का अंतरराष्ट्रीय फाइनेंस हब बनाना चाहती है। यहाँ पे बहुत सारे विदेशी बैंक, विदेशी कंपनी आपको काम करती हुई मिल जाएगी। ताइवान में आपको जरूर लेकर के चलूंगा क्योंकि ये ताइवान का बैंक है। तो ये रहा मैप में ताइवान, कैपिटल ताइपे होती है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, प्रेसिडेंट लाई चिंगते यहाँ के प्रेसिडेंट है। टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ये ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम है। और याद रखना, भारत और ताइवान ने गुजरात के सानंद और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में एक समर्पित इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का निर्णय लिया था, भी समझौता किया था। ठीक है, तो इन सब कारण से भी ताइवान न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं जो राजनाथ सिंह, इन्होंने एएमसीए कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहां पर रखी? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी एक स्थान है वहां पर।
वहीं पे कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी उन्होंने। किन्होंने? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो यहाँ पे भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एएमसी है, यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की यहाँ पर परीक्षण होगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो एएमसी क्या है? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये हमने कहा भारत का भविष्य का 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। अच्छा, स्टेल्थ फाइटर जेट का मतलब क्या हो गया? स्टील्थ का मतलब तो आप सब जानते हैं, दुश्मन के रडार से बचना ही स्टील्थ का मतलब होता है। स्टील्थ हम जहाजों में भी पढ़ते हैं, दुश्मन का रडार इसको पकड़ नहीं पाता। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हम विमान बनाएंगे ये दुश्मन के रडार में पकड़ में नहीं आएंगे। इसकी कुछ और खास बातों की हम बात कर ले। 5वीं पीढ़ी का जो ये फाइटर जेट होगा, रडार से छिपने की क्षमता होगी, बहुत तेज गति का होगा, एआई और आधुनिक सेंसर इसमें लगे होंगे, दुश्मन पर लंबी दूरी से ही ये हमला कर पाएगा। मतलब दुनिया में बहुत कम देशों के पास ये तकनीक है और अब भारत के पास भी होगी। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें, एएमसीए प्रोग्राम की अगर बात करें जिसमें ये फाइटर जेट हम बना रहे हैं, उसमें खर्चा हो रहा है हमारा 15,000 करोड़ रुपए। और जो ये टेस्टिंग सेंटर जो बना रहे हैं जहाँ पे इन फाइटर जेट की टेस्टिंग की जाएगी, उसमें खर्चा आने वाला है 2,000 करोड़ रुपए। तो ये सेंटर बन कहाँ रहा है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ले चलते हैं फिर आपको। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है अब्दुल नजीर। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। और राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। और उगादी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल यहाँ पर होता है, कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस हो गया। नागार्जुन सागर बांधे कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांधे कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांधे गोदावरी नदी पर, पुलिकट लेक यहाँ पर है, कोलेरू लेक यहाँ पर है। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लें यहाँ से। तो भारत सरकार ये विशाखापत्तनम में एक हाई एनर्जी प्रोटोन एक्सेलरेटर सिस्टम स्थापित करेगा। और पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी को अभी अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की आधारशिला रखी गई। कोट्टेश्वरी रामुलु जी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई अमरावती में और इसको नाम दिया स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस। भाषाई आधार पर बनने वाला गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। दिव्यांग शक्ति योजना भी शुरू हुई थी यहाँ पे, इसमें दिव्यांग जनों को फ्री बस यात्रा मिलेगी। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसे प्रमाण सर्टिफिकेट मिलेगा। किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया? अमरावती में। भारत की पहली क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश के राजधानी अमरावती में स्थापित की जा रही है। गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला रखी गई विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत का पहला मशरूम मिशन शुरू किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम को ऑस्ट्रेलिया में जैम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड मिला। अमरावती हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है अभी लीसा गिल। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जोन्नागिरी नाम की सोने की खान अभी शुरू हुई है और यह आजादी के बाद भारत की पहली एक बड़ी प्राइवेट गोल्ड माइन है। और अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने अभी आंध्र प्रदेश में भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट सेंटर को भी शुरू किया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स बनते हैं आंध्र प्रदेश से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल में यूनिफाइड भारत ई चार्ज को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारी उद्योग मंत्रालय ने। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और एनपीसीए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर यूनिफाइड भारत ई चार्ज नाम से एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है। इसी को अभी लॉन्च किया हमारे भारी उद्योग जो मंत्री हैं एच.डी. कुमारस्वामी ने। अब ये बात कर ले है क्या यूनिफाइड भारत ई चार्ज? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए ये उसी तरह का सिस्टम है जैसे कि पैसा भेजने के लिए यूपीआई होता है, जैसे आप फोन पे वगैरह पे पेटीएम वगैरह पे पैसे भेजते हो, तो उसी तरह का ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए एक सिस्टम बनाया है। अभी तक क्या होता था, जब आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो अलग अलग कंपनियों के चार्जर के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन चाहिए होता है। हर एप्लीकेशन में एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा अलग से। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म में जो इसका नाम है यूनिफाइड भारत ई चार्ज, इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा, आप एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही एप्लीकेशन में सभी चार्जिंग स्टेशन को ऑपरेट कर पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे, वहीं से बुकिंग कर पाएंगे, वहीं से पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि आप इसे कह सकते हो वन नेशन वन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एप्लीकेशन, कुछ इस तरह का सिस्टम है। एक ही आपको एप्लीकेशन रखनी है और हर तरह का, हर कंपनी का चार्जर आप यूज करते हो अपनी, कर सकते हो अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, और क्या क्या जानकारी इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी, जैसे कि रियल टाइम में चार्जर कहाँ पर है आपके आसपास वो आपको पता चल जाएगा, वो खाली है या नहीं है वो पता चल जाएगा, स्लॉट बुक कर सकते हो, कितनी पावर का है, किस कंपनी का है, कितना चार्ज लगेगा, सब कुछ आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद आता है कुछ प्रश्न आपको रिवाइज कराए जाए। एक तो याद रखना, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया था हमारी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने ही। और वैसे इस योजना को बढ़ा भी दिया गया,
पहले ये 2026 को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब बढ़ा करके 2028 कर दिया। और भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली पहली एमएनसी कंपनी ये है सिट्रियन की गाड़ियां आती है। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 9 सितंबर को होता है। रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया था? तो फ्लाइंग फ्ली। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण कहां पर किया गया, या उसका नाम क्या है? उस टैक्सी का नाम है शून्य। बंगलुरु की एक एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है सरला, वो इसको बनाएगी। और पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग ने। वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता फिनफास्ट भारत में अपना पहला प्लांट शुरू कहां पर करेगी? तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में। पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी की ई विटारा का एक्सपोर्ट के लिए अभी लॉन्च किया था। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है ई विटारा। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल शुरू की? तो ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? सोनीपत, हरियाणा में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से बनने वाले ये कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मेरा भारत मेरा योगदान नाम से एक अभियान को शुरू किया। किसने शुरू किया? तो दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया। तो दिल्ली सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान नाम से अभी 90 दिनों का एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य, जिसका मकसद क्या है कि लोग जो हैं ये बिजली, पेट्रोल, डीजल और दूसरे संसाधनों की बचत करें, ज्यादा से ज्यादा भारतीय सामान खरीदें और देश की मदद करें। अभी जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, रेखा गुप्ता, अभी उन्होंने कहा कि भैया दुनिया में तेल और आर्थिक संकट बढ़ रहा है, इसीलिए हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या क्या कहा कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करना है, ट्रैफिक भी रास्तों में कम होना चाहिए, मतलब इसके लिए सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम ये रखेंगे, और प्राइवेट कंपनियों से भी ऐसा करने को कहा गया है। उसके अलावा हर सोमवार को मेट्रो मंडे के रूप में रखेंगे ये, मतलब जो भी अधिकारी, जो भी मंत्री होंगे वो मंडे को मेट्रो से या बस से सफर करें। और लोगों से भी कहा गया आप भी करो ऐसा ही, और लोगों से ये भी कहा गया कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन अपनी गाड़ी को आप घर में ही रखो, बाहर ना निकाल। उसके अलावा सरकारी खर्च भी कम करने की इन्होंने बात कही। आधी से ज्यादा जो सरकारी मीटिंग्स होंगी वो ऑनलाइन रखने को कहा गया। अगले 1 साल तक जो भी मंत्री, जो भी अधिकारी विदेश यात्रा नहीं करें, और यात्रा का जो खर्च होता है, पेट्रोल अलाउंस होता है, वो भी कम किए जाएंगे इन अधिकारियों के, मंत्रियों के। अगले 6 महीने तक सरकार कोई भी नई पेट्रोल की, डीजल की या सीएनजी की गाड़ियां नहीं खरीदेंगी। बिजली की बजट में भी कहा गया कि सरकारी ऑफिसों में एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 से 26 के बीच में ही रखना जरूरी होगा, कम नहीं करो भैया। और दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया जाएगा ताकि बिजली और ट्रैफिक दोनों कम हो। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कही। सरकारी कॉलोनियों में मेट्रो तक नई फीडर बसें चलाई जाएंगी। जो कर्मचारी बस या मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, मतलब कुछ लालच दिया जा रहा है, अच्छी बात है। वोकल फॉर लोकल यानी कि भारतीय सामान को खरीदने की बात कही गई। मॉल जाते हो, सुपरमार्केट जाते हो तो वहाँ पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अलग से रखा जाएगा, और सरकार खुद भी भारतीय सामान को प्राथमिकता देगी खरीदने में। स्कूल, कॉलेज और कोर्ट से भी अपील की गई है कि भैया ऑनलाइन क्लासेज लो, मीटिंग वगैरह जो भी सुनवाई वगैरह करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन लो, ताकि यात्रा कम करनी पड़े लोगों को। तो ये सारी बातें इन्होंने इस अभियान के अंतर्गत कही। बेसिकली अगर बात करें तो इस अभियान से ये लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि कम ईंधन खर्च करें, बिजली बचाएं, ज़्यादा मेट्रो बस इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें, और भारतीय सामान को ही ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मंजूरी दे दी गई? तो आंसर होगा असम। अभी असम में चुनाव हुए थे और फिर से मुख्यमंत्री चुन लिए गए, कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो अभी उन्हीं के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक में असम मंत्रिमंडल ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की मंजूरी दे दी है। ये बिल अभी 26 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता ही है क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कई बार। मतलब भारत में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए जो शादी है वो तलाक, शादी, तलाक, विरासत या जो भी सिविल मामले हो गए, अलग अलग धर्मों में इनके लिए अलग अलग कानून होता था अभी तक। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ये सारे मामले अब एक ही कानून के अंदर आएंगे, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे असम में कुछ छूट भी दी गई है, खासतौर पे आदिवासी समुदायों को ये छूट मिली है। असम में पहाड़ी और मैदानी आदिवासी समुदायों पर यह कानून लागू नहीं होगा, मतलब उनकी पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, वो पहले जैसी ही चलेंगी। सरकार ने उनकी संस्कृति को अलग से रखा है। धार्मिक परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी, मतलब लोगों की धार्मिक रस्में, जो परंपराएं हैं इस कानून के अंतर्गत नहीं आएंगी। मतलब पूजा पाठ, धार्मिक रीति रिवाज, संस्कृति आदि पर असर नहीं पड़ेगा। केवल कानून जो होगा वो सिर्फ सामाजिक और कानूनी जो भी मामले होंगे, जो सिविल मामले होंगे ये समझो, वो उनके लिए होगा। अच्छा, ये प्रश्न याद रखना, एग्जाम में आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल है जो समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की बात करता है? तो आर्टिकल 44 है। और इसको लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य ये बना था उत्तराखंड, और दूसरा भी
गुजरात बना था। आप देख सकते हो ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया था अभी 2023 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 44। अब बात तो हमारे प्रश्न में असम की हो रही है, तो ये रहा मैं अपने असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नेमू। लोक नृत्य में बात करें बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, क्लासिकल डांस सत्रिया हो गया। त्योहार में बात करें बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। असम का 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। बाकी 6 कौन कौन से हैं? रायमोना है, काजीरंगा है, नामेरी है, मानस है, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क है। भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल है ये भूपेन हजारी का, डोलो सादिया पुल भी कहते हैं, लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर यह बना है। कुछ करंट अफेयर्स देखें असम से, तो डोल जात्रा त्योहार मनाया गया असम में। भारत की पहली नदी किनारे लाइट हाउस, भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस, रिवर लाइट हाउस, ये असम में बनाया जाएगा। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो नेशनल वाटरवेज 2 का ही हिस्सा है। मतलब नेशनल वाटरवेज 2 इसी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, यहीं पर बनेगा ये। और असम के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट कार्बी आंगलोंग अदरक के अभी पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे निर्यात किया गया। कहां पर भेजा गया? लंदन। अभी 94 नंबर के हमारे शतरंज ग्रैंड मास्टर बने मयंक चक्रवर्ती। ये पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखना, असम से आते हैं। और लोअर कोपिली परियोजना असम में कोपिली नदी पर बन रही है, 120 मेगावाट की रन ऑफ रिवर हाइड्रो परियोजना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बन रही है। ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किस भारतीय को मिला? डॉक्टर अतनुनाथ, असम से हैं, और इस ब्रेक थ्रू प्राइज को ही ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है। वैसे तो कई लोगों को मिला है, लेकिन जो भारतीय हैं वही नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाकी सुवारी महोत्सव मनाया गया। और लिली दास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, इनका भी निधन हो गया। ठीक है। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नामित हुआ है। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो आंसर होगा 2013 में। फिर आपसे पूछा कि भारत किस देश से गुजरात तक सब सी गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है? तो आंसर होगा ओमान से आएगी डायरेक्ट गुजरात में। और कैबिनेट ने अभी भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहां विकसित करने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा गुजरात में। ये अहमदाबाद से धोलेरा को जुड़ेगा। और मई 2026 में अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, नाम है रथेंद्र बोस इनका। और फिर पूछा एटोर गिडी महोत्सव मनाया गया अभी अरुणाचल प्रदेश में, आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हमने मनाया अभी 16 मई को। फिर पूछा भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला सुविधा कहां पर शुरू हुई? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे में। फिर पूछा भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा भी किस संगठन ने शुरू की है? डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने। फिर पूछा भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनानेमैब एक वैक्सीन है, एक दवा है, इसका संबंध किस रोग से है? अल्जाइमर। और भारत में इसको किस नाम से लॉन्च किया गया? लॉर्मल्जी के नाम से इस दवा का नाम है ये। और आखिरी प्रश्न था सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया, नाम बताओ? तो प्रवीण सूद इनका नाम है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। कल पूछा था 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट अभी जारी की गई है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम सीधा सीधा आपसे पूछ रहे हैं, तो आप सबको पता है, आंसर होगा अरविंद पनगड़िया जी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।